भारत में बहुत सारी बेटियां सचमुच गायब हुई हैं। जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा छोटी बच्चियां। वर्ल्ड्स 10 मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर वुमेन में तो उसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो थर्ड प्लेस से फर्स्ट पे आ गया है। उसमें एक पैरामीटर है हेल्थ एंड सर्वाइवल। हेल्थ एंड सर्वाइवल 146 देशों का सर्वे है। इसमें भारत की क्या रैंक है? 146वीं। 146। भारत में बहुत सारी बेटियां सचमुच गायब हुई हैं। छोटी बच्चियां, बहुत छोटी बच्चियां। जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा छोटी बच्चियां पिछले 20 सालों में वो गायब हुई हैं। भारतीय बच्चियां और खासकर हिंदू बच्चियां। ये चीज ऐसी है जो न जाने कितने दशकों पहले शुरू हुई थी और चलती ही जा रही है। खत्म होने का तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं इसकी गति बढ़ती ही जा रही है और हम इसकी कोई बात नहीं कर रहे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है एक, जो हर साल उसकी रैंकिंग आती है। 2022 में 146 कंट्रीज का सर्वे हुआ था। उसमें 4 अलग अलग पैरामीटर्स पर वो रेटिंग देते हैं। उसमें एक पैरामीटर है हेल्थ एंड सर्वाइवल। हेल्थ एंड सर्वाइवल 146 देशों का सर्वे है। तो हेल्थ एंड सर्वाइवल महिलाओं के मध्य, इसमें भारत की क्या रैंक है? 146वीं। 146। 146 देशों में महिलाओं के हेल्थ और सर्वाइवल के आधार पर भारत का स्थान 146वां है। और हम बात करते हैं कि हमारी बेटियों को खतरा इधर उधर से है। 146 देशों में सर्वे कौन सा है? पूरा नाम बोलो। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन कराता है, क्या है। हम तो ये कहने में भी माहिर हो गए हैं ना कि भारत का नाम बदनाम करने के लिए ये सब जो सर्वेज होते हैं ये भारत की रैंक डाउन कर देते हैं। सच से कितना मुंह मोड़ेंगे हम? जो भी कोई ऐसी बात बोल दे जिससे हमारे अहम और स्वार्थ को चोट लगती है, उसको हम बोल देते हैं इसने तो मैनिपुलेशन करा है, इसने तो कॉन्स्पिरेसी करी है। तो 146 देश जिसमें कि स्वास्थ्य और सर्वाइवल माने आयु के आधार पर भारत की महिलाओं का स्थान 146वां। और इसके अलावा 3 और पैरामीटर्स मैं देख रहा हूँ। इसमें एक है आपका एजुकेशन अटेनमेंट। इसमें 107वीं रैंक है 146 देशों में। चलो बेहतर है थोड़ा जी। 146 देशों में 107वां स्थान। जी। जब बात होती है शिक्षा की, जी। भारत की महिलाओं का 107वां स्थान। अच्छा लग रहा होगा। तो शुरुआत ही ऐसी हो गई कि उसके बाद अब कुछ भी आएगा वो बेहतर ही लगेगा। इसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। वहां पे 146 देशों में 143वीं रैंक है। 143 146 में से आर्थिक सशक्तिकरण और आर्थिक अवसरों के आधार पे 146 देशों में 143वां स्थान। एक और होगा अब इसके बाद देखना, जिसमें होगा कि दुनिया में महिलाएं सबसे कम सेफ कहां पर हैं, इसकी भी रैंकिंग आती है। उसमें भारत का क्या स्थान है? जहां तक मुझे याद है उसमें भारत का स्थान टॉप 10 देशों में है दुनिया के। थर्ड। ये किस ईयर का सर्वे है? दीजिए इनको माइक दीजिए। इसमें ईयर मेंशन नहीं है। मैं एक और वेबसाइट से डेटा आपको चेक करके बताती हूँ। पर फिर भी अभी क्या फर्स्ट सेकंड कौन है ये तो बताओ, आगे कैसे कोई निकल गया? अफगानिस्तान। सेकंड इज फर्स्ट कौन है? अरे अफगानिस्तान आगे निकल गया। और सेकंड इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन 2 देशों को छोड़ दो तो भारत की महिलाएं दुनिया में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा भारत में महिलाएं असुरक्षित हैं। और भारत को परास्त करने वाले यही 2 देश हैं, अफगानिस्तान और कॉन्गो। और बहुत जल्दी जिस तरीके से हमारा समाज जा रहा है, जरूर हम इसमें स्वर्ण पदक हासिल करके दिखा देंगे।
ओलंपिक में आते हो ना आते हो, यहाँ तो आने चाहिए। एक तो ये दिख ही रहा है 146/146, एक और इसमें आ जाएगा। फिर से इस बात को अपने भीतर घुसने दीजिए। दुनिया में तकरीबन 200 देश हैं अभी, उसमें से कुछ नहीं तो 150 देशों पे सर्वे भी हुआ होगा। जितने भी देशों में महिलाएं हैं, महिलाएं भारत से ज्यादा सुरक्षित हैं। और भारत में फिर से कह रहा हूं, उनको जो खतरा है वो किससे है? अपने ही परिवार से, अपने ही माँ बाप से, अपने ही दादा दादी से, अपने ही चाचा ताऊ और जो और विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली है, वहां से है। या जो घर में आने जाने वाले घनिष्ठ मित्र लोग हैं, अंकल जी लोग, उन अंकलों से है। वर्ल्ड्स 10 मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर वुमेन में जो पहले डेटा शेयर करा था वो 2011 का डेटा था, और वो डेटा था थॉमसन रूटर्स फाउंडेशन की तरफ से। एंड इन्होंने जब सर्वे किया था तो उसमें पहला अफगानिस्तान था, सेकंड कॉन्गो था, तीसरा इंडिया था। फिर उन्होंने 7 साल बाद दोबारा सर्वे करा 2018 में, जस्ट टू चेक कि अब इस समय क्या डेटा बात कह रहा है। तो उसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो 3rd प्लेस से 1st पे आ गया है। 3rd प्लेस से बधाई हो। लड़का हुआ है। 2011 से 2018 में भारत ने असली तरक्की करके दिखाई है। महिलाओं के लिए 2011 में हम तीसरे सबसे असुरक्षित देश थे, 2018 में हम महिलाओं के लिए नंबर 1 असुरक्षित देश हैं। और ये रही वजह। और ये डेटा 193 कंट्रीज, और ये डेटा 150 देशों का नहीं, 193 देशों का है। और बड़ी वाली बधाई आप सबको, हम 193 देशों में नंबर 1 हैं। इंडिया के बाद है अफगानिस्तान, फिर सीरिया। हमने अफगानिस्तान को भी मात दे दी, हमने सीरिया को भी मात दे दी। रादर कॉन्गो जो था 2nd नंबर पे था, वो 7th पे आ गया। अरे बेचारा, ये हमारे आपके घरों की कहानियां हैं साहब। मुस्कुरा क्या रहे हैं? ये हम कर रहे हैं। लड़की को खतरा सड़क पर बाद में है, कॉलेज में बाद में है, बाजार में बाद में है। लड़की को बड़े से बड़ा खतरा कहां है? अपने घर में है, पालने में और गर्भ में है। इसमें एक फिर आप मुझ पर आरोप लगाया करते हैं कि ये तो फेमिनिस्ट हुए जा रहे हैं। मैं ना भी देखूं कि महिलाएं हैं, इंसान तो हैं। इतने इंसान मर रहे हैं, उनकी बात करूं कि ना करूं? करूं कि ना करूं? या ये बोल दूं कि औरतें मरने दो? जल्दी बोलो। उनको हम खाने को नहीं दे रहे हैं। न्यूट्रिशन में उनकी कौन सी रैंक आई थी? हेल्थ और सर्वाइवल में 146 देशों में उनका 146 स्थान है। भारत की 70 करोड़ महिलाओं को हम खाने को नहीं दे रहे हैं ठीक से, उनकी इतनी। और क्यों? क्योंकि हमने एक सांस्कृतिक आदर्श बना रखा है, सबको खिलाने के बाद जो बचेगा वो खाएगी, दूसरों की सेवा करना उसका धर्म है। और शर्म और इज्जत और हया कि हमने ऊंचे ऊंचे मूल्य बना रखे हैं। उसको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है बहुत दिनों तक तो बताती भी नहीं है, क्योंकि शर्म की बात है, ऐसे ही मर जाती है, बिना ट्रीटमेंट के मर जाती है। जो भी खाने पीने की सामग्रियां आती हैं उनपे पहला हक घर के लड़के का है। और हेल्थ सिर्फ खाने से तो बनती नहीं है ना, खाना तो एक मुद्दा होता है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए और भी चीजें चाहिए। उसे वक्त चाहिए कि वो टहले, और टहलना भी पर्याप्त नहीं है। 60-70 साल 80 साल की आंटियां टहल लें, उनके लिए काफी होगा। एक 20-30-40 साल की लड़की या महिला
सिर्फ टहलने से थोड़ी अपनी स्वास्थ्य रक्षा कर पाएगी, उसको दौड़ना पड़ेगा। बताइए भारत में कहीं आपने देखी है दौड़ती हुई लड़की? हाँ, दिल्ली बंबई के कुछ पॉश इलाके होंगे जहां पार्क्स में शायद आपको दिख जाए लोधी गार्डन में कि लड़कियां दौड़ रही हैं। उनके अलावा बताइए देश भर में कहां पे लड़की दौड़ेगी? और वो दौड़ेगी तो उसके पीछे लड़कों की एक पूरी भीड़ दौड़ पड़ेगी। कहीं दौड़ रही है, कहीं जा रही है, चलो हम भी चलें। और ये तो फिर दौड़ना तो मैंने बहुत साधारण बात करी कि रनिंग जॉगिंग, फिर मैं उसमें कहूं कि बताइए उसके लिए बाकी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज कहाँ हैं? कहाँ हैं? जो एक आम मध्यम वर्ग की लड़की होती है, उसके माँ बाप उसको कहते हैं क्या कि अब तू आ गई है तीसरी चौथी क्लास में, अब तेरा किसी स्पोर्ट्स में इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा, चल ये रही तेरी बैडमिंटन क्लासेस, या फुटबॉल में जा, स्विमिंग में जा, टेनिस में जा, क्रिकेट में जा, कराते हैं। हाँ, बोल रही हैं कि एक डर बैठा रहता है हमेशा, और उसी डर के मारे आदमी कहता है कौन ऐसा झंझट पैदा करे जिसको डर डर के पालना पड़ेगा अगले 20-25 साल तक। पहले तो उसको डर डर के पालो। डर का आलम यह होता है कि जब आईआईटी में था तो वहां पर चलता था कि जब किसी के किसी चीज में बड़े स्टेक्स होते थे, गरज होती थी, गरज जानते हैं ना, गरजमंद, तो जब किसी के किसी चीज में बहुत स्टेक्स होते थे, कोई बहुत गरजिहा होता था, गरजमंद, तो उसको बोलते थे ये लड़की का बाप है। ये कौन है? ये लड़की का बाप है, इसकी गरज बहुत है, कोई भी इसका नुकसान कर सकता है, अभी इसका हाथ मरोड़ा जा सकता है, लड़की का बाप है। तो उसके लिए ये यूफेमिज्म ही चल गया था, लड़की का बाप। जो गरजमंद है, जो दबा हुआ है, जो पगड़ी हाथ में लेके घूम रहा है कि मेरी इज्जत बचा लो, लड़की का बाप है। और लड़की के बाप की भी इज्जत बचाने का दारो मदार किसके ऊपर है? लड़की के ऊपर। तो घर की इज्जत किसके कंधों पर रखी होती है? लड़की के कंधों पर रखी होती है। लड़का कुछ भी निकल जाए, आवारा निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, भयानक व्यभिचारी निकल जाए, घर की इज्जत को उतनी क्षति नहीं होती। लेकिन लड़की के दामन पे 2 छींटे पड़ जाएं तो घर की इज्जत बिल्कुल सड़क की धूल हो जाती है। यही चलता है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। उसी संस्कृति का नतीजा है ये भयानक नरसंहार। उसे नारी संहार बोल लो यहां पर। और घर की इज्जत हमने लड़की के कंधों पर भी नहीं रखी है। जानते हैं कहां रखी है? घर की इज्जत हमने रखी है लड़की के यौनांगों पर। लड़की को अगर कोई आ करके छेड़ जाए, लड़की का थोड़ा सा यौन शोषण हो जाए, तो हम कहते हैं घर की इज्जत चली गई। और ये सब क्या है? ये वही है, अध्यात्म से भयानक दूरी, कोई बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, पूरी 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 बॉडी कॉन्शियसनेस। और स्वार्थपरक जीवन जिसमें रुपए पैसे का बड़ा स्थान है। जो कारण है जिसकी वजह से लड़की मारी जाती है वो आर्थिक है, और क्या है? लड़की के पास 2 चीजें नहीं होती हैं, एक शारीरिक ताकत और दूसरा पैसा। जो कुल संपत्ति है भारत में उसका मेरे ख्याल 2-3% है जो महिलाओं के हाथ में है। जो कुल वर्कफोर्स है, अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो उसमें से कितनी में होंगी महिलाएं? 10-20% से ज्यादा नहीं होंगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कफोर्स में महिलाएं 10-20% से ऊपर नहीं होने वाली। भारत की संसद में महिलाएं कितनी? 10%। भारत की विधानसभाओं में महिलाएं कितनी? 9%। तो कोई क्यों पैदा करेगा लड़कियों को? बोझ बनाने के लिए, दहेज देने के लिए, और दिन रात उनकी सुरक्षा की चिंता में रहो कि कोई गुंडा आके छेड़ गया तो पूरे खानदान की इज्जत मटियामेट हो जाएगी। इस चिंता में पड़े रहने के लिए कोई पैदा करे क्या लड़कियों को? तो मार रहे हैं लड़कियों को दनादन। भारत के सीईओज में महिलाओं का अनुपात 5%। तो कोई क्यों पैदा करे? आप बाप हो, आप क्यों पैदा करोगे? बाप नहीं मारते, बाप से ज्यादा मां मारती है।
पैट्रियार्की ने स्त्री के मन में स्त्री के प्रति जितनी घृणा रख दी है उसका हिसाब नहीं है। मां की परी नहीं सुनते ना, मां का मगरमच्छ सुनते हो। तो परी भी वो बनेगी तो थोड़ी बहुत पापा की बन सकती है। स्त्रियों से सबसे ज्यादा घृणा स्त्री स्वयं करती है, और इसलिए करती है क्योंकि उसके मन में बात डाल दी गई है कि तू छोटी है, तू निंदनीय है। तो स्त्री कहती है जब मैं निंदनीय हूं तो दूसरी स्त्री भी तो। मां कहती है जब मेरा ही कोई सम्मान नहीं है, मैं ही किसी हैसियत की नहीं हूं, तो ये जो दूसरी बच्ची मैं पैदा कर रही हूं ये बच्ची भी तो मेरे ही लिंग की है, ये भी तो निंदनीय है, तो मार दो इसको। बहू का शोषण करने, कभी सुना है कि ससुर बहू की लड़ाई हो गई? ऐसा सुना कभी? दहेज हत्या होती है तो उसमें ऐसा कम होता होगा कि ससुर ने आकर के आग लगाई है उसको। सास नंबर 1 होगी। हाँ, सास के पीछे पीछे और सब घर के पुरुष भी आ जाएं आग लगाने लड़की को तो ठीक है। जी, इनको दीजिए फोन। मुझे इससे एक बात याद आ गई। हिसार में, हरियाणा में एक गांव है, तो वहाँ पे मेरे कुछ जानकार थे, तो उनकी बहू को लड़का हुआ, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में हुआ। तो सरकारी अस्पताल में जब लड़का होता है तो वो 3 से 4 हज़ार रुपये देते हैं, क्योंकि नेचुरल डिलीवरी थी तो न्यूट्रिशन के लिए सरकार देती है। लड़की होती है तो थोड़े पैसे ज़्यादा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि लड़का हो गया, इट्स ओके, उन्होंने क्या किया, वो पैसा जो गवर्नमेंट से मिला था वो उन्होंने कुआं पूजन पे लगा दिया, बहू को उससे न्यूट्रिशन नहीं दिलवाया। तो इससे मेरे वो नॉलेज में आया। देखिए, जहाँ अध्यात्म नहीं होगा वहाँ हिंसा होगी ही होगी। चाहे वो हिंसा पशुओं के प्रति हो, चाहे वो हिंसा अपने घर वालों के प्रति हो, चाहे वो हिंसा दूसरे धर्म के लोगों के प्रति हो, चाहे वो हिंसा दूसरे देशों के प्रति हो, और चाहे वो हिंसा अपनी ही बेटियों के प्रति हो। जहाँ अध्यात्म नहीं होगा वहाँ हिंसा होगी ही होगी। एक नहीं तो दूसरे रूप में होगी, कई बार कई कई रूपों में होगी। चाहे क्लाइमेट चेंज की समस्या हो, चाहे इस नरसंहार की समस्या हो, इनका समाधान एक ही है, अध्यात्म। अंधविश्वास होगा तो लड़कियां मरेंगी, परंपरावाद होगा तो लड़कियां मरेंगी। भूलिए नहीं कि 1870 में अंग्रेजों को कानून बनाना पड़ा था इन्फेंटिसाइड के विरुद्ध। उस बात के अब कितने साल हो गए? 150 साल। माने कम से कम 150 साल। 150 साल तो अगर 1870 में कानून बनाया तो उसके भी कम से कम 100 साल पहले से तो चल रहा होगा ना। जो अंग्रेजों को कानून बनाना पड़ा उसी साल तो नहीं शुरू हुआ होगा, उन्होंने उसी साल कानून बना दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो माने कम से कम 250 साल की तो हमारी परंपरा है ही लड़कियों को मारने की। तो जहां परंपरावाद होगा और प्रथावाद और रूढ़िवाद होगा वहां लड़कियां मरेंगी और तमाम तरह की हिंसा होगी। जहां हर तरह की मूर्खता को यह कहकर के सही ठहराया जाता होगा, जस्टिफाई किया जाता होगा, यह तो हमारी संस्कृति है, वहां लड़कियां मरेंगी। अध्यात्म एक चीज होती है, अंधविश्वास बिल्कुल दूसरी चीज होती है। अध्यात्म एक चीज होती है और संस्कृति बिल्कुल दूसरी चीज होती है। और हमारी जो संस्कृति है वो आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक अगर हम होते तो सती के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, बहु विवाह के खिलाफ और भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून अंग्रेजों को नहीं बनाने पड़ते। किसी बाहर वाले को आकर के हमसे बोलना पड़ा ये क्या कर रहे हो, 2-2 साल की लड़कियों की शादी कर रहे हो और वो 12-12 साल में उन गर्भवती हो जा रही हैं, ये कर क्या रहे हो। ये बात अंग्रेजों को आके हमसे सिखानी पड़ी। हम ये कर रहे थे अपनी बच्चियों के साथ, हम उनको 10-10, 12-12, 13-13 साल में प्रेग्नेंट कर रहे थे। अंग्रेजों को आके बोलना पड़ा ये कर क्या रहे हो तुम। अंग्रेजों ने बहुत तरीकों से भारत का शोषण किया, तो अंग्रेज कोई हमारे बड़े हितैषी तो नहीं थे, लेकिन फिर भी सोचिए कि हमारी कितनी दुर्दशा रही होगी कि ये बातें हमें अंग्रेजों से सीखनी पड़ी कि बच्चियां नहीं मारनी होती।
टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हुई, हमने उसका इस्तेमाल किस लिए किया? अल्ट्रासाउंड करो, जैसे ही पता लगे बच्ची और मारो। टेक्नोलॉजी के विकसित होने के साथ इन हत्याओं की दर में और तेजी ही आई। 1996 में शायद बना था प्रीनेटल प्री डायग्नोस्टिक असेसमेंट को वर्जित करने वाला कानून, हाँ है ना, मिड 90s में ही PNDT बना था 1994। और 94 के बाद से भ्रूण हत्याएं और बढ़ गई हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आधुनिकीकरण और शिक्षा मात्र से कुछ नहीं होगा। इसी को उपनिषद बोलते हैं कि सिर्फ अविद्या हासिल करते रहोगे, बाहर का ज्ञान बढ़ गया है, भीतर का ज्ञान नहीं बढ़ा है, तो बाहर के ज्ञान का भी तुम क्या इस्तेमाल करोगे? ये करने के लिए। टेक्नोलॉजी बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, संपन्नता बढ़ी, उन सबका इस्तेमाल हमने करा करोड़ों अपनी ही बच्चियों को सुला देने के लिए। कुछ कहना चाहते हैं? देखो सर, मैं आपके एक पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में बात रखना चाहूँगा, जो कि बेटियां परायधान होती हैं, जो वीडियो था। तो एक मैंने विवाह एक मित्र का अटेंड किया था, उसमें लड़की का भाई कुछ लोगों से ऐसी बातचीत में कह रहा था कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर से उतर गई है, और वो महिला जो थी बैंक में कार्यरत थी, और वो सेम पद पे थी जिस पे उसका भाई था, तो दोनों सेम पद पे थे। तब भी उसने कहा कि, और एक चीज़ ये भी रहती है हमारे समाज में, जो लड़की का मायके वाला घर होता है, उनका ये रवैया रहता है कि हमें तेरा कुछ नहीं चाहिए, तू अपने जीवन में सेट रहे, हमें तेरा कुछ नहीं चाहिए। और जिस घर में वो जाती है, उनका होता है कि हमें तेरा सब कुछ चाहिए शारीरिक तल पे, तेरे को जितना शारीरिक शोषण हम कर सकते हैं उतना करेंगे। तो मतलब ये भी एक ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियों की उपयोगिता नहीं है, मतलब कि जैसे चिड़िया की उपयोगिता नहीं है तो लड़की की भी उपयोगिता नहीं और है। चिड़िया खत्म, जैसे गौरैया खत्म हो रही वैसे लड़कियां खत्म हो रही हैं, हाँ जी। है ना। तो इसमें अच्छा एक चीज़ ये भी लगती है कि जैसे किसी व्यक्ति को एक निचले स्तर की हम जिम्मेदारियां उससे एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको एक आराम तो मिलता है कि कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णयों से वो दूर रहता है, लेकिन उसकी उपयोगिता या उसके अवांछनीयता भी बढ़ती है उसकी, कि उसके बिना भी काम चल जाए। देखो सुनो, जो जितनी ऊंचाई का काम करेगा ना, वो उतना सुरक्षित रहेगा। ये एक नियम की तरह पकड़ लो, विशेषकर महिलाओं से कह रहा हूं। जीवन में आप जितना ऊंचा काम कर रहे हो, आप उतने सुरक्षित रहोगे। Z+ सिक्योरिटी किसको दी जाती है? किनको दी जाती है? जो सबसे ऊंचा काम कर रहे होते हैं, महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनको सिक्योरिटी दी जाती है ना, कि भाई ये ऊंचा काम कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर महिलाएं यही काम करेंगी कि बिस्तर बनाना है और पोतड़े धोना है और बर्तन साफ करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, शारीरिक तल के ही सारे काम करेंगी, तो कौन उनको सिक्योरिटी देगा? सिक्योरिटी तो ऊंचे काम करने वालों को मिलती है ना। अगर महिलाओं ने अपने आप को जिंदगी में यही काम सौंप दिया, और बहुत सारी महिलाएं होती हैं आई एम डूइंग इट बाय चॉइस, भाई बाय चॉइस कर रहे हो या बाय एक्सीडेंट कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो बहुत महत्व का है नहीं, और जरा ईमानदारी से स्वीकार करो। बोलती है नहीं नहीं, किचन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब गृहिणी खाना बनाती है तो उसमें प्राण आ जाते हैं, गुरुजी ने बताया। मुझे तो कब का निष्प्राण हो जाना चाहिए था। 4 दशक से ऊपर बीत गए, मैंने तो इधर उधर के ही लोगों का बनाया खाना खाया है। लेकिन बाहर निकल करके संघर्ष न करना पड़े, चुनौतियां ना उठानी पड़े, तो इसलिए महिलाएं स्वयं ये कह देती हैं कि नहीं नहीं, हमारा चूल्हा चौका ही दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है। देखो हम दुनिया के लिए अगली जनरेशन तैयार कर रहे हैं, इससे ऊंचा काम क्या हो सकता है? क्यों अपने आप को ही मूर्ख बना रही हो? क्यों अपने आप को मूर्ख बना रही हो? यह नतीजा हुआ मूर्ख बनाने का अपने आप को।
पुरुष स्त्री को मूर्ख बनाए तो समझ में आता है, वो दूसरा लिंग है। स्त्री स्वयं अपने आप को मूर्ख बनाई जा रही है, ये मैं कैसे समझूं? और मुझे क्रोध बहुत आता है महिलाओं पर। वो सबसे बड़ी दुश्मन है अपनी।